एक इंसान को अपने जीवन में दो तरीके की सीख मिलना बहुत ज़रूरी है। पहला है उसको जीविका की सीख मिले। जीविका माने वो कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर सकता है, कैसे अपना जीवन जी सकता है, उसकी सीख मिले। दूसरा है उसको जीवन जीने की सीख मिले, यानी वो जीवन कायदे में कैसे जिया जाना चाहिए उसकी सीख मिले। जीविका हमारा प्रोफेशन, हमारा काम, हमारा बिजनेस, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारे जॉब, जो कुछ भी आप इसे कहें, हमारा व्यवसाय, जिसके वजह से या जिसके माध्यम से हम हमारा जीवन जीते हैं, इसकी सीख मिलना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हमारे पास कोई ऐसा काम ही नहीं होगा जिसके माध्यम से हम हमारा जीवन जी पाएँ, जिसके माध्यम से हम अपनी आय बना पाएँ, तो फिर वो जीवन सही मायने में हम जी नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई से जी पाएंगे। तो पहली सीख तो इस बात की मिलनी चाहिए। और दूसरी सीख हमें इस बात की मिलनी चाहिए कि आखिर जो जीवन हम जी रहे हैं, जो जीवन जीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, वो जीवन जिया कैसे जाए। तो इन दोनों की सीख बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों की सीख देने के लिए हमारे समाज ने एक संस्था बनाई, एक सिस्टम बनाया, जिसे हम कहते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये स्कूल एंड कॉलेज का कुल मिलाकर बस काम इतना ही था कि ये हर बच्चे के अंदर में कुछ ऐसे गुणों का विकास करें, बच्चों के अंदर ऐसे कौशल का विकास करें, बच्चों के अंदर ऐसे स्किल्स डेवलप करें, बच्चों के माइंड को इस तरह से ट्रेंड करें कि बच्चे अपनी जीविका भी ढूंढ सकें और अपना जीवन जीने की राह भी खुद बना सकें। उनको दोनों चीज़ें आनी चाहिए थी। लेकिन क्या वाकई आज हमारा जो स्कूली सिस्टम है, हमारा जो पूरा कॉलेज का सिस्टम है, हमारे जो पूरे पढ़ने पढ़ाने का तरीका है, क्या उसमें इन दोनों की सीख हमको मिल पा रही है? ये एक सोचने का प्रश्न है कि क्या वाकई हर बच्चे को जीविका कैसे मिले उसको, या वो जीविका का साधन कैसे बना पाए, उसकी सीख मिली। दूसरा, क्या उसको जीवन जीना आया? क्या 15 से 20 साल जो उसने अपने जीवन के लगाए इन स्कूलों में, कॉलेजों में, क्या उससे वो जीवन जीना सीख पाया? तो इन दोनों का ही जवाब आपको मिलेगा कि अधिकांश तौर पर ना तो हमें जीविका बनानी आ पाई, ना हमें जीवन जीना आ पाया। हम हमारे जीवन में ज़्यादातर समय परेशान हैं हमारे दुखों से, हमारी बहुत सारी समस्याओं से, हमारी बहुत सारी विडंबनाओं से। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हमने जीवन जीना ढंग से सीखा ही नहीं। हमने वो गुण, वो कौशल, वो समझ का स्तर, वो बोध, वो ज्ञान हासिल ही नहीं किया जो हमारे जीवन को जीने में सरलता देता, जो हमें जीवन जीने की राह दिखाता, जो हमारा जीवन आसान कर देता। और दूसरी बड़ी समस्या, हमें कोई ऐसा तरीका भी नहीं मिल पाया, हमें कोई ऐसे स्किल्स भी नहीं मिल पाए, हमारी माइंड की ऐसी ट्रेनिंग भी नहीं हो पाई कि हम अपने खुद के जीवन को चलाने के लिए कोई जीविका ढूंढ पाएँ, कोई जीविका बना पाएँ। और यही प्रमाण है कि हमारे देश का अधिकांश युवा बेरोजगार है कि उसको जीविका मिल ही नहीं पा रही है, वो जीविका ढूंढ ही नहीं पा रहा, वो जीविका बना ही नहीं पा रहा। और ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, डिप्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन जैसी बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं लोग, खास तौर पे पढ़े लिखे लोग। वो भी इस वजह से ही हैं क्योंकि उनको जीवन जीना आ ही नहीं पाया, जीवन जीना उन्होंने सीखा ही नहीं। यानी हमारे जो 15 से 20 साल थे शुरू के, जो हमारे लिए फाउंडेशन का काम करते, जो हमारे लिए नींव का काम करते, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, जो ये तय करते कि हमारा आगे का 60 साल का जीवन कैसा होगा। शुरू के 20 साल तय करते हैं, 25 साल तय करते हैं कि आपके आने वाले 60 साल कैसे होने वाले। और इन्हीं 15 से 20 सालों में हम अपने जीवन को अगर उठा करके देखें, हम आज के स्कूली सिस्टम को उठा कर देखें, आज के बच्चों को उठा करके देखें, आज की पूरी पढ़ने पढ़ाने की जो विधि हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में चल रही है, उसको उठा करके देखें, तो आप पाएंगे कि वहाँ पर जीवन जीने जैसा तो कुछ है ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ एक काम हो रहा है। क्या वहाँ पर हो रहा है? फैक्ट्स को याद करना। हम फैक्ट्स को याद करने पर, मेमोराइज़ करने पर, मेमोरी को फिल करने पर, हम स्टोरेज पर इतना ज़्यादा काम करते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स याद करने पर, नोट्स लिखने पर, एग्ज़ाम पास करने पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं कि हम जीवन जीना भूल ही जाते हैं, हम जीवन जीना सीखना भूल जाते हैं। और एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, हम जीवन जीना सिखाना भूल जाते हैं। सोच कर देखिए, 40 मिनट का एक पीरियड, 6 से 8 अलग अलग पीरियड, 6 से 8 अलग अलग सब्जेक्ट्स जो एक टीचर पढ़ाते हैं किसी भी स्कूल के अंदर में, उनके सामने 40 से 50 बच्चे होते हैं। क्या उन 40 मिनट में किसी भी टीचर के पास इतना समय है कि वो बच्चों को सिखा सके जीवन कैसे जिया जाता है? सिवाय साल में कभी 1-2 दिन ऐसे मिलते होंगे जहाँ पर टीचर शायद इस बारे में बात करते होंगे, लेकिन क्या 90% समय वो बच्चे को जीवन जीना सिखाते हैं? क्या वो ऐसे रास्ते, ऐसे तरीके, ऐसा ज्ञान उनको देते हैं जिससे उनका जीवन सरल हो पाए? आपका जवाब होगा नहीं। आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, वहाँ जाकर के किसी भी बच्चे से रैंडमली पूछ लीजिए कि आपको आपके सिलेबस पूरा करने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, आपको क्वेश्चन आंसर्स याद करने पर, नोट्स लिखवाने पर, वो अपना सब्जेक्ट पूरा कराने पर, अच्छे मार्क्स लाने पर, एग्जाम में अच्छे से लिखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, या जीवन कैसे जीना है ये सिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? आपको सच्चाई पता चल जाएगी। अगर आप खुद भी पढ़े लिखे होंगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि आपने पूरे साल, 15 से 20 साल, 25 साल जो आपने पूरी पढ़ाई करी, उसके अंदर ज़्यादा ध्यान किस पर दिया गया, ज़्यादा फोकस किस पर किया गया? हमारे स्कूल्स में,
हमारे कॉलेजेस में इन दोनों ही चीज़ों की इतनी बड़ी कमी हो गई है, इतना ज़्यादा कह सकते हैं इनको इग्नोर कर दिया गया है, अवॉइड कर दिया गया है कि ये आज समाज की सबसे बड़ी समस्याओं को भर के आगे बढ़ रहा है, जहाँ पर एक अधिकांश युवा, अधिकांश हिस्सा हमारे समाज का बहुत सारे जीविका से संबंधित प्रॉब्लम्स में परेशान है, फंसा हुआ है, और जीवन से संबंधित तो परेशानियां हैं ही, वो तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो हम क्यों सिलेबस में इतना ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं कि हम स्किल्स पर फोकस कर ही नहीं पाते? क्यों हम ऐसा होता है कि बच्चों को जिम्मेदार, ईमानदार बना ही नहीं पा रहे, उसको ज्ञान दे ही नहीं पा रहे, वो रास्ता दिखा ही नहीं पा रहे जो उसको जीवन जीने में मदद करता? इन सब की सबसे बड़ी वजह है हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा लॉर्ड मैकाले द्वारा बनाया गया भारतीय शिक्षा पद्धति का तरीका, जो हमें ये कहता है कि हर बच्चे को हमें तैयार करना है इस तरह से कि हर बच्चा कहलाए पढ़ा लिखा। हमारा पूरा स्कूल सिस्टम बस इन दो चीज़ों पर खेल रहा है और वो हर बच्चे को बनाने में तुला हुआ है पढ़ा लिखा। आप देखिए, आप पढ़े लिखे होना चाहते हैं, आप अपना समाज पढ़ा लिखा चाहते हैं, आप अपने आस पड़ोसी पढ़े लिखे चाहते हैं, आप अपने दोस्त पढ़े लिखे चाहते हैं, आप अपने रिश्तेदार पढ़े लिखे चाहते हैं, आप पढ़े लिखे होना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को ढूंढते हैं, आप अपना पार्टनर पढ़ा लिखा चाहते हैं ना? समझिएगा, आखिर ये पढ़ा लिखा होना है क्या? पढ़े लिखे होने का मतलब है जिसको दो काम आते हों, जिसके अंदर दो गुण हो। कौन सा? पहला गुण हो पढ़ने का। पढ़ने का मतलब है रीड करना, पढ़ने को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, और लिखने का मतलब है राइट करना। यानी जिनको रीडिंग एंड राइटिंग आती हो, ये दो चीज़ें जिनके पास में हो, हम उन्हें पढ़ा लिखा मान लेते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छा मान लेते हैं, हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जिसको पढ़ना लिखना आता है, जो पढ़ा लिखा है, वो ज्ञानी है। क्या वाकई सिर्फ पढ़ना लिखना आना ज्ञान की पहचान है, बोध की पहचान है, समझ की पहचान है, समझदार होने की पहचान है? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे होना, रीड एंड राइट होना, ये दो गुण आ जाना आपकी समझदारी को नहीं दर्शाता, आपके ज्ञान को नहीं दर्शाता, आपके बोझ को नहीं दर्शाता, आपके जिम्मेदार होने को नहीं दर्शाता, आपके विवेक को नहीं दर्शाता, आपके कॉन्शियस लेवल को नहीं दर्शाता है। लेकिन हमारा पूरी स्कूली सिस्टम तो इसी पर काम कर रहा है, हमारा पूरा समाज तो बस यही दो गुण ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि लॉर्ड मैकाले ने जो हमारे को एजुकेशन सिस्टम दिया था, जो आज से 150-200 साल पहले अंग्रेज़ों ने हमें सिस्टम दिया था, वो हमसे चाहते यही थे कि वो हिंदुस्तान के हर बच्चे को एक कुशल नौकर के रूप में देखना चाहते थे, और इस समाज को एक मानसिक गुलामी की ओर आगे बढ़ाया जा सके ताकि हम उनके गुलाम बन के रह जाएं। और दुर्भाग्यवश आज उनके जाने के बाद भी हमारे स्कूलों में हमारा पूरा स्कूली सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आज भी वही चला आ रहा है, जहाँ पर हम बच्चों को कुशल नौकर बनाने के पीछे तुले हुए हैं, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा लिखा बनाने के पीछे तुले हुए हैं। मुझे एक बात सोचकर बताइए, इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है कि समझदार होना ज़रूरी है? दोनों में से महत्वपूर्ण क्या है? इंसान का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है या समझदार होना, जिम्मेदार होना ज़रूरी है, ईमानदार होना ज़रूरी है? इनमें सही मायने में महत्वपूर्ण क्या है ज़्यादा? जीवन जीने का आधार क्या है? ये ऊपर के दो या नीचे के दो? ये ए वाला ऑप्शन या बी वाला ऑप्शन? ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो आप कहेंगे समझदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिम्मेदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ईमानदार होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जीवन जीना सीखना है तो ये 3 गुण होने चाहिए, और अगर जीविका चाहिए तो भी सही मायने में 3 गुण होने चाहिए थे या 5 ही गुण होने चाहिए थे। लेकिन हमारा स्कूली सिस्टम सिर्फ 2 गुण सिखा करके छोड़ देता है, ये 2 स्किल सिखा करके छोड़ देता है। इसके आगे इन 3 गुणों पर बात ही नहीं होती। ना हम समझदारी पर बात करते हैं, ना हम समझ के स्तर पर बात करते हैं, ना हम विवेक पर बात करते हैं, ना हम ज्ञान पर बात करते हैं, ना हम बोध पर बात करते हैं। और वहाँ जिम्मेदारी जैसे तो पूरे स्कूली सिस्टम में कुछ है ही नहीं। 40 बच्चे, एक टीचर, पूरा सिलेबस कराना है, जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। वहाँ पे बच्चों की जिम्मेदारी शून्य। पूरा सिलेबस एक्सप्लेन करना है, जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। वो सिलेबस पूरा कराना है, जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। एग्जाम कैसे होने, जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। बच्चा एग्जाम में कैसे लिखेगा, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। बच्चे एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेंगे, इस बात की भी जिम्मेदारी किसकी? टीचर की। पूरे स्कूली सिस्टम में सेंटर पॉइंट पे हमारे टीचर रहते हैं, वहाँ पे बच्चे रहते ही नहीं हैं। वहाँ पे पूरी तरीके से जिम्मेदार बना दिया जाता है एक व्यक्ति को, जिसे हम टीचर कह देते हैं, और वो पूरे 40 बच्चों की जिम्मेदारी लेकर के अपने सिर पर रख कर काम करते हैं। सही मायने में जिम्मेदार बच्चों को बनाना चाहिए था, सही मायने में ये पूरी जिम्मेदारी बच्चों को देनी चाहिए थी। सही मायने में शुरुआत से ही हर बच्चे के अंदर इतनी जिम्मेदारी का विकास होना चाहिए था कि बच्चों को लगे कि उनका सिलेबस उनको पूरा करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। बच्चों को ये सिलेबस समझना है, बच्चों को ये सिलेबस आना होना चाहिए, इसकी जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पूरे समाज में, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे पूरे स्कूली सिस्टम में हमने इनको जिम्मेदार बनाया ही नहीं, हमने बच्चों को जिम्मेदार बनाने पर काम किया ही नहीं। ये गलती पेरेंट्स ने भी करी, ये गलती स्कूलों ने भी करी, टीचर्स ने भी करी। पेरेंट ये गलती करते हैं कि वो ये मान लेते हैं कि सारा कुछ टीचर करा के देंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स करा करके देंगे, ये जो वीडियो कोर्सेज वाले हैं ये करा करके देंगे, इंस्ट्रक्टर्स करा करके देंगे, या वो खुद करेंगे। उन्होंने कभी भी बच्चे को जिम्मेदार माना ही नहीं, उन्होंने कभी बच्चे को जिम्मेदारी दी ही नहीं। वो बच्चे से सवाल कर ही नहीं पाते कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, बच्चा खुद आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है, क्यों बच्चा टीचर के पीछे पीछे चल रहा है। सोच कर बताइए मुझे,
स्कूल में जो सिलेबस कराने की जिम्मेदारी किसकी है? टीचर की है या बच्चे की जिम्मेदारी है उसको खुद करने की? टीचर की जिम्मेदारी सिलेबस कराने की है या बच्चे की जिम्मेदारी है वो सिलेबस करने की? आप पाएंगे कि अधिकांशतः ये पाया जाता है कि टीचर की जिम्मेदारी है कि वो सिलेबस पूरा कराए, जबकि अगर आपको बच्चे को जिम्मेदार बनाना है तो ये जिम्मेदारी बच्चे को देनी होगी कि बच्चे अपना सिलेबस खुद से पूरा करें। यहाँ पे एक समझने वाली बात ये, एक फार्मूला ये कि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट हमारा काम क्या है? हम बच्चे को सिलेबस करवाएं या बच्चे को सिलेबस करने लायक बना दें। हम सिलेबस करवाते रह जाएं, हम सिलेबस पूरा करवाते रह जाएं, या बच्चे को इतना सक्षम बना दें, इतना कैपेबल बना दें, इतना योग्य बना दें कि बच्चे अपना सिलेबस खुद कर सकें। तो सही मायने में सभी लोग ये कहने वाले हैं कि एज अ टीचर, एज अ पेरेंट हमारा काम यही है, पूरे स्कूली सिस्टम का काम यही है कि हम बच्चे को सिलेबस करने लायक बनाएं। लेकिन क्या वाकई आज हमारे स्कूली सिस्टम में, आज हमारे पेरेंटिंग में, टीचिंग में हम बच्चे को इतना लायक बना पा रहे हैं कि वो अपना सिलेबस खुद कर पाए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि उनको सिलेबस करने लायक कैसे बनाया जाए। इसीलिए हम खुद ये जिम्मेदारी ले लेते हैं, इसलिए हम खुद ये बीड़ा उठा लेते हैं और बच्चों को सिलेबस कराने में लग जाते हैं। और क्योंकि हम सिलेबस करा रहे हैं इसलिए जिम्मेदार भी कौन? हम एक्सप्लेन करेंगे तो जिम्मेदार कौन? हम नोट्स लिखाएंगे तो जिम्मेदार कौन? हम क्वेश्चन आंसर्स लिखाएंगे तो जिम्मेदार कौन? हम। तो एग्जाम में बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा इसके लिए भी जिम्मेदार कौन? हम। क्योंकि सेंटर पॉइंट में जिम्मेदारी तो हमने अपने पास रख ली, हमने बच्चों को जिम्मेदारी बांटी ही नहीं, हमने बच्चों को जिम्मेदारी दी ही नहीं, इसलिए बच्चे जिम्मेदार हो ही नहीं पाए। हम बच्चों को ईमानदार बना ही नहीं पाते। वो ऐसे कि जब टीचर समझा रहे होते हैं, टीचर जब कुछ भी बता रहे होते हैं तो बच्चे सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उनके अंदर ईमानदारी है कि नहीं है, कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों रूप से वहाँ प्रेजेंट हो, हम ये चेक ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम समझाने में, बताने में, वन वे कॉन्वर्जेशन में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि हम ये चेक ही नहीं कर पाते कि बच्चे वहाँ पर मेंटली प्रेजेंट हैं कि नहीं। और इसकी एक बड़ी कमी ये भी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, स्कूली सिस्टम है, उसके अंदर ऐसा कोई तौर तरीका है ही नहीं, उसके अंदर कोई ऐसी विधि है ही नहीं कि हम सही मायने में जाँच पाएँ कि बच्चे मेंटली प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ईमानदारी से अगर कोई ऐसा मीटर लगा होता जहाँ से जांच पाते कि बच्चे आपके पास मेंटली प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप ये पाते कि अधिकांश बच्चे मेंटली वहाँ पे प्रेजेंट होते ही नहीं। वो तो अपनी ही दुनिया में खो रखे होते हैं, वो तो अपनी ही कल्पनाओं में खो रखे होते हैं। उनको इस बात से बहुत कम लेना देना होता है कि आप क्या समझा रहे हैं। और इसकी मूल वजह क्या? इसकी मूल वजह ये कि आप जो बोलने वाले हैं, आप जो क्वेश्चन आंसर्स नोट्स लिखवाने वाले हैं, वो तो स्टार्टिंग के कुछ टॉपर जो बच्चे होते हैं गिने चुने वो लिख लेते हैं, तो उनकी कॉपीज़ दूसरों तक शेयर हो जाती हैं। वो कॉपीज़ दूसरे बच्चे ले लेते हैं और उनको देख करके उन्हें उतार लेना होता है। और क्योंकि टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले रिवीजन करने का मौका मिल जाना है, टेस्ट से पहले, एग्जाम से पहले उनको पता चल जाएगा कि भाई एग्जाम में क्या क्या आना है, वो सिलेबस हम आउट कर देते हैं। तो बच्चों को उसकी प्रिपरेशन करनी है और एग्जाम से 2-3 दिन 4 दिन पहले वो कर लेते हैं और वो एग्जाम में पास कर जाते हैं, नंबर ले आते हैं, जैसे भी उनको याद करके करना होता है या रट के करना होता है। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसी कोई विधि है ही नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मेथड है ही नहीं कि हम ये चेक कर पाएँ कि ऑन द स्पॉट क्लास में हैंड टू हैंड हम जितना समझा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सही मायने में वो बच्चे सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से हम बच्चों को ईमानदार भी नहीं बना पा रहे, जिम्मेदार भी नहीं बना पा रहे और समझदार तो हम बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे। हम बच्चों को याद करने के सिस्टम में इतना ज़्यादा उलझा देते हैं कि हम उसकी समझदारी को तो चेक ही नहीं कर पाते। हमने नोट्स लिखाया, क्वेश्चन आंसर्स लिखाया, बच्चे ने उसको लिख लिया, बच्चा उसको हमको सुना भी देगा, वो नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स बच्चा एग्जाम में लिख भी देगा, तो इस बात से ये तय होगा कि बच्चे ने याद कितना अच्छा करा है या ये तय होगा कि बच्चे ने समझा कितना अच्छा है। समझदारी का मूल्यांकन कैसे होगा? जब नोट्स सभी बच्चों के एक जैसे होते हैं। सोचिए, क्लास में एक टीचर ने 40 बच्चों को कुछ भी बताया, कुछ भी समझाया, कुछ भी लिखाया, तो सभी की कॉपियाँ जो होती हैं, वो नोटबुक जो होती हैं, वो सबकी एक जैसी होती हैं कि अलग अलग होती हैं? अधिकांश तौर पे लगभग सभी बच्चों की नोटबुक्स एक जैसी होती हैं। उनके अंदर जो कंटेंट होता है, उनके अंदर जो मटेरियल होता है, जो नोट्स होते हैं और जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। एक जैसा होना ये समझदारी की, अकल की पहचान है या नकल की पहचान है? नकल की पहचान है। तो क्लासरूम में वो जो 40 बच्चों ने एक जैसी चीज़ें लिखी हैं, वो समझदारी कैसे है? वो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से कैसे आई है? वो समझ से कैसे आई है? वो तो सरासर नकल है। मैंने कुछ बोल दिया, आपने उसको उतार लिया, मैंने बोर्ड पर लिख दिया, आपने उसको अपनी कॉपी में उतार लिया, आपने बुक से उतार लिया, आपने किसी वीडियो से उतार लिया। ये सारा अकल पर आधारित है या नकल पर आधारित है? ऑफ कोर्स नकल पर आधारित है, क्योंकि आपने देख कर किया है, उसमें आपने अपना विवेक तो लगाया ही नहीं है, उसमें आपने अपनी समझ तो लगाई नहीं है। आपने मेरे शब्द, मेरी बातों को कॉपी कर लिया है, आपने बुक की, बोर्ड की बातों को कॉपी कर लिया है। समझ की पहचान तब होगी, समझ तब सही मायने में हो सकेगी जब क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 के 40 बच्चों का काम अलग अलग हो। क्योंकि हर बच्चे की समझ का स्तर अलग अलग है, क्योंकि हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी और स्पीड अलग अलग है, इसीलिए हर बच्चे के काम भी अलग अलग होना चाहिए, हर बच्चे की नोटबुक भी अलग अलग होनी चाहिए। तभी सही मायने में हम कह पाएंगे कि हम बच्चे को समझदार बना रहे हैं। अन्यथा
वो तो नकल तो हो ही रही है, हम देख कर लिखवा दें, बच्चा किसी दूसरे की नोटबुक से उतार के लिख ले, वो सारा कुछ नकल है। उसमें समझदारी जैसा कुछ नहीं है, उसमें समझ जैसा, अंडरस्टैंडिंग जैसा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर हमको अपने जीवन में ये 5 काम सीखने थे: पढ़ना, लिखना, समझना, जिम्मेदार होना, ईमानदार होना। इसको ऐसे भी सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमको 5 काम सीखने थे। क्या क्या सीखने थे 5 काम? कि हमको सीखना था, सबसे पहला काम था पढ़ना यानी कि रीडिंग, दूसरा काम था राइटिंग, तीसरा काम था थिंकिंग यानी कि सोचना सीखना था, चौथा काम है अंडरस्टैंडिंग यानी हमको समझना सीखना था, और 5वां काम है एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेस करना सीखना था। ये 5 मूलभूत काम, 5 बिल्कुल बेसिक काम जो हर बच्चे को हमको सिखाने थे। इन 5 काम के आधार पे बच्चा अपनी जीविका को भी तय कर लेता और अपने जीवन जीने के तरीके को भी सीख जाता, अपने जीवन जीने के तरीके को भी ढूंढ पाता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमने सिर्फ ये 2 काम कराए, हमने सिर्फ इन दोनों कामों पर ध्यान दिया, इन दोनों कामों पर जोर दिया, और हम बाकी के 3 कामों पर जोर दे ही नहीं पाए। मुझे सोच के बताइए, क्लासरूम में क्या हम ये कभी देख पाते हैं, क्या कभी हम इस बारे में बात कर पाते हैं कि सोचा कैसे जाता है? आइंस्टीन का बड़ा एक फेमस कोट मुझे याद आता है कि एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट लर्निंग द फैक्ट्स, एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक। हम दिमाग को कैसे ट्रेंड करते हैं कि वो कैसे सोचे, कैसे वो कल्पना करे, कैसे वो इमेजिन करे, एजुकेशन ये मतलब देती है। लेकिन हमारे यहाँ पर एजुकेशन का मतलब है कौन कितना अच्छे से फैक्ट्स को मेमोराइज कर सकता है, फैक्ट्स को याद कर सकता है। तो हम क्लास में थिंकिंग पर काम ही नहीं करते, सोचने पर काम ही नहीं करते, हम अंडरस्टैंडिंग पर काम ही नहीं कर पाते, और एक्सप्रेशन पे तो बिल्कुल काम नहीं कर पाते। इस वजह से बच्चे ना तो जीविका का साधन ढूंढ पा रहे हैं, ना जीवन जीना उनको आ पा रहा है। जीवन जीने के लिए लिखने पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन्हें सोचना आए, उन्हें समझना आए और उन्हें समझाना आए। अब सोचना, समझना और समझाना तो तब आए ना जब हमारी 12 से 15 साल की पढ़ाई हमको ये तीनों गुण डेवलप करके देती हो। लेकिन हमारी 12 से 15 साल की पूरी पढ़ाई ये तीनों गुणों को डेवलप करके ही नहीं देती। इस वजह से ना बच्चे सोचना जान पाते, ना समझना जान पाते और ना समझाना जान पाते। आप देखिएगा क्लासरूम में हो सकता है बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती हों, उनको बहुत सारी चीज़ें पता हों, उनको बहुत सारे टॉपिक्स आते हों, लेकिन मैं अगर उनमें से 40 बच्चे हैं, सपोज करिए 40 में से 20 बच्चों को बोलूं कि यहाँ पे सामने 500 लोग खड़े हैं और जो भी कुछ आपको आता हो उसको वहाँ पे सुना के दिखाओ, समझा के दिखाओ, आपको क्या लगता है कितने बच्चे समझा देंगे? वो 40 में कोई एक होगा बहुत मुश्किल से जो ये कदम बढ़ाएगा कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ। बाकी 39 तो वहीं पे डर के रह जाएंगे, वहीं पे कांप के रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनको समझाना सिखाया ही नहीं, हमने उसको कॉन्फिडेंस डेवलप करके ही नहीं दिया। तो जब तक मेरे पास में चीज़ें और मैं उनको समझा नहीं सकता, बता नहीं सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तब तक कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है? तब तक कैसे पता चलेगा कि मैं जो सोच कर बैठा हूँ, मैं जो मान कर बैठा हूँ, मैंने जो अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर रखा है वो वही है जो मेरे अंदर होना चाहिए था? तो हम एक्सप्रेस करना नहीं सिखा पा रहे, हम सोचना नहीं सिखा पा रहे। जैसे मैंने बात करी कि क्लासरूम में सबकी नोटबुक्स एक जैसी होती हैं, सबका काम एक जैसा होता है, वो चाहे क्लास वर्क हो, वो चाहे होमवर्क हो, फिर वो बच्चा चाहे नर्सरी का हो या बच्चा 12th का हो, सबका काम एक जैसा है। क्यों? क्योंकि हमने सोचना सिखाया ही नहीं। अगर हमने सोचना सिखाया होता तो हर बच्चा अपनी अलग अलग कल्पना करता, हर बच्चा अपने अलग अलग सवाल बनाता, हर बच्चा अपने अलग अलग जवाब बनाता। तो बच्चों के ना तो सवाल अपने अपने हैं, ना जवाब अपने अपने हैं, ना उनके क्वेश्चंस उनके खुद के थिंकिंग से निकले हुए हैं, अंडरस्टैंडिंग से निकले हुए हैं, ना उनके आंसर्स अपने थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग से निकले हुए। वो तो सब एक दूसरे की कॉपी किए हुए, नकल किए हुए। वो चाहे टीचर की नकल हो, नोटबुक की नकल हो, बुक की नकल हो, किसी दूसरे बच्चे की नकल हो। तो हमारी पूरी शिक्षा पद्धति, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम, हमारी पूरी पढ़ाई हमको सिर्फ पढ़ना लिखना ये 2 चीज़ों पर जोर दे रही है, वहाँ पे सोचने समझने और समझाने पर काम ही नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को आप जीना भी सिखाएं और जीविका वो कैसे तय करे, वो जीविका तक कैसे पहुँचे वो भी सिखाएं, तो इसके लिए आपको सोचना, समझना और समझाना ये तीनों गुण सिखाने पड़ेंगे।